Good morning, students. Today we will discuss about the next topic in fresh concrete, that is segregation. So basically, segregation is the separation of constituent materials of concrete. So this type of concrete will be weak and non-homogeneous. So sometimes what happens is that the particles of concrete get separated from each other. Like we can see the core segregate and cement separating out from each other. This separation or segregation can be of three types. First one is the core segregate separating out and setting down from the rest of the concrete. Sometimes we see when the concrete is made that core segregates, separates out and settles down, and the cement paste and water comes to the top of the concrete. And second type of segregation can be the paste separating out from the core segregate. That the cement paste comes out of the concrete and we can see only the core segregate. And third type of segregation is water separating out from rest of the material. So sometimes water separates out from the concrete. This is the third type of segregation. So what are the causes of segregation? Badly proportioned mix where sufficient paste is not available to bind the concrete together. So we'll study about mixed concrete in the subsequent classes. So if the concrete mix is not properly proportioned, so then this type of problem occurs, that we do not have sufficient paste available. Cement content कम हो जाता है, sufficient paste available नहीं है जो concrete को bind करके रख सके, तो ऐसे केस में segregation हो जाता है. Insufficiently mixed concrete with excess water content. वाटर कंटेंट अगर ज्यादा हो जाता है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है सेग्रीगेशन की. और ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट फ्रॉम हाइट्स. इसलिए अगर कंक्रीट को कहीं पर हमें जो है प्लेस करना है, वहां पर अगर उसे किसी हाइट से ड्रॉप करेंगे तो वहां पर सेग्रीगेशन हो सकता है कि एग्रीगेट अलग चले जाते हैं, सीमेंट पेस्ट अलग हो जाता है. इसलिए वो कंक्रीट को फेंका नहीं जाता है, गिराया नहीं जाता है जो हाइट से. अगर कहीं पर कहीं पर जो है जाके लोअर एरिया में भी कंक्रीटिंग करनी होती है, बेसमेंट में सपोज कंक्रीटिंग करनी है और ग्राउंड फ्लोर पे प्रिपेयर हो रहा है कंक्रीट, तो ऊपर से कंक्रीट को नहीं फेंका जाता है, बल्कि जिस लेवल पे कंक्रीटिंग कर रहे हैं वहीं पर जाके कंक्रीट को प्लेस किया जाता है. And fourth cause is using badly designed mixers and using conveyor belts for transporting concrete. तो कभी कभी प्रॉब्लम मिक्सर में भी हो सकती है. कंक्रीट मिक्सर जो हम यूज कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, प्रॉपरली मिक्स नहीं कर पा रहा है, तो पार्टिकल्स अलग अलग जा रहे हैं. या फिर कन्वेयर बेल्ट्स यूज करते हैं कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें भी हो जाता है. कन्वेयर बेल्ट्स होती हैं जैसे एयरपोर्ट पे सामान एयरपोर्ट पे सामान करने के लिए बेल्ट यूज की जाती है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सामान. तो उस तरह की अगर ये बेल्ट रोटेट करती रहती है, तो ऐसे अगर कन्वेयर बेल्ट यूज करने की वजह से भी अगर कहीं पर कन्वेयर बेल्ट यूज करें कंक्रीट ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसमें भी सेग्रीगेशन के चांसेस रहते हैं. फिफ्थ पॉइंट, वाइब्रेटिंग अ कंक्रीट विच इज टू वेट. कंक्रीट में वाटर कंटेंट ज्यादा है, उसको वाइब्रेशन ज्यादा कर दिया या फिर तब उसमें भी सेग्रीगेशन हो जाता है. इफ कंक्रीट इज वाइब्रेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा देर वाइब्रेट कर दिया, तब सेग्रीगेशन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो जो कॉजेज हैं उन्हीं को अवॉइड करेंगे तो प्रिवेंशन हो जाएगा सेग्रीगेशन का. प्रोपोर्शनिंग द कंक्रीट मिक्स करेक्टली, प्रॉपर हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, compacting and finishing. If segregation is observed, remixing for a short time would make the concrete homogeneous again. है ना, कभी segregation अगर हो भी जाता है तो उसके बाद दोबारा उसको मिक्स कर दें, कंक्रीट को ऐसे ही प्लेस नहीं करें. यूज ऑफ वर्केबिलिटी एजेंट्स एंड पोजोलैनिक मटेरियल्स.
ग्रेटली हेल्प इन रिड्यूसिंग सेग्रीगेशन। अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हो रहा है कंक्रीट में तो हम कुछ वर्केबिलिटी एजेंट्स यूज कर लें, वाटर कंटेंट कम कर दें जिसकी वजह से कंक्रीट वर्केबल हो जाए लेकिन उसमें वाटर कंटेंट नहीं बढ़े। अच्छा, ब्लीडिंग एक तरह, ब्लीडिंग जो है ये भी एक तरह का सेग्रीगेशन ही होता है, bleeding of concrete. Bleeding is a particular form of segregation in which some of the water from the concrete comes out to the surface of the concrete. ऐसे कई बार ये देखा है कि कंक्रीट प्लेस करते हैं, वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती है तो वाटर कंटेंट्स, वाटर जो है उसमें पोर्स में से होते हुए, अगर ये कोई कंक्रीट मास है ना, यहाँ पोर्स होते हैं पूरे कंक्रीट में कहीं थोड़े थोड़े, तो अब वाटर, अब ज्यादा वाइब्रेशन होने की वजह से वाटर सरफेस पे आ जाता है ऐसे पोर्स के होते हुए और सरफेस पे जमा हो जाता है। फिर ये सरफेस पे जो वाटर है ये इवेपोरेट कर जाएगा, वाटर इवेपोरेट कर जाएगा तो जो पोर्स थे जहां से वाटर आया था वो वो पोर्स वॉइड्स बन जाएंगे, वहां पर वॉइड्स रह जाएंगे, तो बाद में प्रॉब्लम होगी इससे। इन्हीं पोर्स के थ्रू बाद में वाटर परकोलेट करेगा अंदर कंक्रीट में, फिर रीइंफोर्समेंट तक पहुंचेगा, रीइंफोर्समेंट में जाके रीइंफोर्समेंट को करोट करेगा तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ब्लीडिंग इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन हाईली वेट कंक्रीट, जहां वाटर कंटेंट ज्यादा हो और बैडली प्रोपोर्शनड एंड इनसफिशिएंटली मिक्स्ड कंक्रीट। Due to bleeding, water comes out and accumulates at the surface. Sometimes cement also comes out along with water. Cement content भी कम हो गया तो water concrete की strength भी कम हो जाएगी. When water moves from bottom to the top of the slab, it makes continuous channels. It makes the concrete permeable. ये भी हमने डिस्कस किया. Bleeding also creates voids in concrete, which reduces the bonding between the aggregates. Voids बन जाएंगी तो aggregates के बीच की bonding भी खत्म हो जाएगी. ठीक है. So now the next topic is curing. अच्छा, curing is a very important part of concrete because concrete, जब हमने फ्रेश कंक्रीट प्लेस किया है तो उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं होती. फ्रेश कंक्रीट डज नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ टू bear the loads. So what we do is we leave that concrete for 28 days. So gradually the concrete hardens and gains strength. But during that time we need to provide continuous water to the concrete. तो कंक्रीट में हमने वाटर कंटेंट ऐड किया था लेकिन 28 डेज और धीरे धीरे हाइड्रेशन होता रहता है सीमेंट का, वाटर चाहिए होता है सीमेंट के हाइड्रेशन के लिए. तो वाट जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है वाटर इवेपोरेट भी होता रहता है, वाटर कंटेंट कम होता रहता है कंक्रीट, तो उसे पानी को दोबारा उसको प्रोवाइड करने के लिए, ताकि डिप्लीशन नहीं हो जाए वाटर का, वाटर की कमी नहीं हो जाए, हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं रुक जाए सीमेंट का, इसलिए हमें कंटिन्यूस वाटर प्रोवाइड करना होता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करना होता है कंक्रीट को. तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्योरिंग. ये अब जानते भी हैं, क्योरिंग हमने होते हुए देखी होगी कई बार. ये कभी कोई हमने ब्रिक मैसनरी वॉल बनी है या कंक्रीट स्लैब बनाया तो उसके बाद उसको कंटिन्यूसली कभी कभार पाइप्स के थ्रू वाटर प्रोवाइड किया जाता है, कभी कभार पॉन्डिंग के थ्रू, कभी जो है वेट वेट जूट बैग्स रख दिए जाते हैं उस पे कंक्रीट स्लैब पे, ताकि उसे वेट करते रहते हैं कंक्रीट जूट बैग्स को, ताकि वो जो कंक्रीट है उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है जब जो हाइड्रेशन के लिए चाहिए सीमेंट को. We know that concrete derives its strength by the hydration of cement particles. Hydration is a long-term process. Rate of hydration is fast initially but decreases with time. Gradually hydration रेट कम होता रहता है और वाटर कंटेंट भी खत्म होता रहता है. वाटर जो हाइड्रेशन के लिए यूज हो गया वो तो खत्म हो गया, उसके साथ साथ इवेपोरेट भी होता रहता है वाटर, तो इसीलिए वाटर प्रोवाइड करना करना होता है कंक्रीट को जब तक 28 डेज तक, जब तक वो पूरी स्ट्रेंथ अपनी गेन ना कर ले. At construction sites, since concrete is open to atmosphere, water used in concrete evaporates and water available in concrete is not sufficient for effective hydration. जो available water है वो कम रह जाता है. Thus, extra water needs to be added to replenish the loss of water. Thus, curing can be defined as the process of maintaining a satisfactory moisture content and a favorable temperature in concrete during the period immediately following placement, so that hydration of cement may continue until the desired properties are developed to a sufficient degree to meet the requirement
रिक्वायरमेंट्स ऑफ सर्विस। ये तो डेफिनेशन हो गई। नाउ अभी देखिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं क्यूरिंग के। सबसे पहले फर्स्ट वन इज वाटर क्यूरिंग, सबसे कॉमन मेथड जो हमें पता भी है। वाटर क्यूरिंग, सेकंड इज मेम्ब्रेन क्यूरिंग, एप्लीकेशन ऑफ हीट, एंड देन मिसलेनियस मेथड। वाटर क्यूरिंग सबसे कॉमन मेथड ऑफ क्यूरिंग है, और जहाँ पर वाटर का की शॉर्टेज नहीं होती, जहाँ वहाँ पर हम वाटर क्यूरिंग ही प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग, इट सेटिस्फाइज ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्यूरिंग। वाटर क्यूरिंग भी किस तरह से हो सकती है, एक तो इमर्जन होता है, जैसे कंक्रीट ब्लॉक्स हमने बनाए, कंक्रीट ब्लॉक्स को वाटर में इमर्ज करके रखिए, एक मेथड हो गया इमर्जन। या सेकंड मेथड इज पॉन्डिंग, कभी हमने स्लैब कास्ट किया, उसमें जो है उस स्लैब के ऊपर पानी भर दिया, पॉन्डिंग मेथड हो गया। थर्ड वन इज स्प्रेइंग, जो मशीनरी वॉल्स में देखा है, स्प्रे करते रहते हैं वाटर पाइप से। एंड फोर्थ वन इज वेट कवरिंग। वेट कवरिंग यानी जूट बैग्स को वेट कर, जो है वेट जूट बैग्स को उसमें प्रोवाइड रख देते हैं स्लैब के ऊपर, उसे बार बार जो है वाटर प्रोवाइड करते रहते हैं, वेट कवरिंग मेथड। प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स आर इमर्ज्ड इन क्योरिंग टैंक्स। प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट्स होगा या कंक्रीट क्यूब्स होगा, इसे क्योरिंग टैंक्स में रख देते हैं, ताकि जो है उसमें उसे उन्हें प्रॉपरली वाटर जितना रिक्वायरमेंट हो मिलता रहे। पेमेंट स्लैब्स, रूफ्स, स्लैब्स एक्सेट्रा आर क्योर्ड बाय मेकिंग स्मॉल पॉन्ड, ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया। वर्टिकल रिटेनिंग वॉल्स और कंक्रीट कॉलम्स आर क्योर्ड बाय स्प्रेइंग। ये जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, ये मेसनरी वॉल्स भी हैं, उनको हम स्प्रेइंग से करते हैं क्योर। In some cases, wet coverings such as wet gunny bags, jute matting, straw, etc. are wrapped onto vertical surface for keeping the concrete wet. तो कभी कंक्रीट कॉलम बनाया तो उसके चारों तरफ वेट गनी बैग्स या जूट बैग हम उसके चारों तरफ लपेट देते हैं, जिससे कि कंक्रीट को और उसे वेट करते रहते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली स्प्रेइंग से वो करेंगे, क्योर करेंगे, तो ज़्यादा टाइम तक वाटर नहीं मिल पाएगा क्योरिंग के लिए। So for horizontal surfaces, sawdust, earth or sand are used as wet covering. हॉरिजॉन्टल सर्फेसिस के लिए और भी चीज यूज कर सकते हैं, सॉडस्ट यूज कर सकते हैं, अर्थ यूज कर सकते हैं, सैंड यूज कर सकते हैं, उन्हें वेट कर दें। तो दिस वाज अबाउट वाटर क्यूरिंग। देन वी हैव सेकंड वन, मेम्ब्रेन क्यूरिंग। मेम्ब्रेन क्यूरिंग यूज्ड वेयर देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। ऐसी भी जगह है जहाँ पर वाटर इतना अवेलेबल ही नहीं होता कि हम स्टोर कर सकें, या फिर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो इवेपोरेट फॉरन हो जाता है वाटर, तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है और ऑलरेडी शॉर्टेज होता है वाटर का। तो कंक्रीट कुड बी कवर्ड विद अ मेम्ब्रेन विच इफेक्टिवली सील्स ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अब जैसे हम वाटर इवेपोरेट हो रहा है, तो उसके लिए वाटर ऐड करते चले जा रहे हैं। क्योरिंग का मतलब ये तो जितना वाटर हमने प्रोवाइड किया था वो इवेपोरेट हो रहा है धीरे धीरे, तो एडिशनल वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लेकिन मेम्ब्रेन क्यूरिंग क्या होती है, सपोज ये कंक्रीट कॉलम है, हमें पता है कंक्रीट कॉलम के लिए रिक्वायरमेंट है इसको क्योर करने की। दूसरा एक ऑप्शन तो ये था कि हमने इसे में वाटर प्रोवाइड करते, दूसरा ऑप्शन ये रहा कि हमने इसमें कोई एक मेम्ब्रेन रैप कर दी, जो इम्परवियस मेम्ब्रेन है, वाटर को इवेपोरेट ही नहीं होने देगी वो। ये कंक्रीट कॉलम के चारों तरफ हमने लपेट दी, जिसकी वजह से वाटर इवेपोरेट ही नहीं करेगा, जब इवेपोरेट नहीं करेगा तो शॉर्टेज नहीं होगी वाटर की। इसे कहते हैं मेम्ब्रेन क्यूरिंग। इफ कंक्रीट इज प्लेस्ड इन सम इनएक्सेसिबल प्लेसेस देन इट इज बेटर टू अडॉप्ट मेम्ब्रेन क्यूरिंग। या कहीं ऐसी जगह कंक्रीटिंग करिए, बहुत कोने कोने में कॉलम है ना, बेसमेंट में, जहाँ जाना बहुत मुश्किल है उसके टाइम पे, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, तो क्योरिंग कैसे की जाए, तो मेम्ब्रेन क्योरिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। द मटेरियल्स व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर सीलिंग पर्पसेस आर बिटुमिनस कंपाउंड्स, पॉलीइथाइलीन और पॉलिस्टर फिल्म, वाटरप्रूफ पेपर, रबर कंपाउंड। बहुत सारे जो वाटरप्रूफ मटेरियल्स हैं उन्हें यूज कर सकते हैं। और कभी कभार ऐसा नहीं होता कि एक ही लेयर में मेम्ब्रेन की एक लेयर काफी हो जाए, तो हम 2-3 लेयर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मेथड ये हो गया क्योरिंग का। दूसरा मेथड ये होता है कि हम एप्लीकेशन ऑफ हीट क्योरिंग के लिए,
जो हाइड्रेशन के लिए वाटर चाहिए होता है, हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो प्रोसेस होता है, तो हम वाटर प्रोवाइड करने के बजाय उसमें हम अगर हाइड्रेशन प्रोसेस को ही फास्ट कर दें तो फिर वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जो वाटर प्रोवाइड किया है उसी में जो है उसी उसी में हाइड्रेट कर जाएगा, हार्ड हो जाएगा कंक्रीट। So the development of strength of concrete is a function of time and temperature. As the temperature rises, the rate of hydration increases, resulting in faster development of strength. अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हाइड्रेशन जल्दी हो जाएगा, स्ट्रेंथ जल्दी अचीव हो जाएगी, क्योरिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। हायर टेम्परेचर एंड सफिशिएंट वेटनेस कैन बी अचीव्ड बाय स्टीम क्योरिंग। कभी स्टीम क्योरिंग भी कर सकते हैं, उससे टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा और मॉइस्चर भी मिल जाएगा। Advantages of faster strength development. Concrete member can be handled very quickly. अगर स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो जाए, हीट अप्लाई करके जल्दी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए किसी भी कंक्रीट एलिमेंट में, तो उसके फायदे क्या होगा कि सबसे पहले कंक्रीट मेंबर जो बनाया उसको हम जल्दी हैंडल कर सकते हैं। प्रीकास्ट मटेरियल अगर है तो उसे जल्दी साइड पे पेश कर सकते हैं। सेकेंडली, लेस स्पेस विल बी रिक्वायर्ड इन कास्टिंग यार्ड। कास्टिंग यार्ड जहाँ पर कास्टिंग हो रही है वहाँ जल्दी फ्री हो जाएगा, तो स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी अगर स्ट्रेंथ जल्दी अचीव हो गई तो। स्मॉलर क्यूरिंग टैंक्स विल बी रिक्वायर्ड। क्यूरिंग टैंक्स जो होते हैं वो उस ज़्यादा बड़े क्यूरिंग टैंक नहीं बनाने पड़ेंगे। द वर्क कैन बी स्टार्टेड मच अर्ली। स्ट्रेंथ मिल गई कंक्रीट में तो हम स्टार्ट कर सकते हैं प्लेसिंग कंक्रीट। फिफ्थ वन, फ्यूअर नंबर ऑफ फॉर्म वर्क विल बी रिक्वायर्ड। फॉर्म वर्क जल्दी फ्री हो जाएगा हमारा, जो शटरिंग वटरिंग का सामान होता है, अगर स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो जाएगी इसमें। मैं अब एप्लीकेशन ऑफ हीट कैसे हो सकती है देखो। फर्स्ट, स्टीम क्योरिंग एट ऑर्डिनरी प्रेशर, स्टीम क्योरिंग एट हाई प्रेशर। तो प्रेशर भी चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्टीम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्ड वन इज क्योरिंग बाय इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन से भी हीट प्रोवाइड की जा सकती है। एंड फोर्थ वन इज इलेक्ट्रिकल क्योरिंग। अगर कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्योरिंग भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट जनरेट की जा सकती है। इसके अलावा जो मेथड कौन से हो सकते हैं क्योरिंग के, मिसलेनियस मेथड्स। कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड एज एडमिक्सचर और एज सरफेस कोटिंग एज अ क्योरिंग मीडियम। कैल्शियम क्लोराइड यूज कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम इवेपोरेशन। कैल्शियम क्लोराइड हमने यूज कर दिया कंक्रीट मिक्सिंग के टाइम, तो वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देगा। नेक्स्ट, फॉर्मवर्क आल्सो प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एस्केपिंग। द जॉइंट शुड बी सील्ड विद वैक्स। अगर जब हम फॉर्मवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं किसी एलिमेंट में, तो अगर उसके जॉइंट्स को सील कर देंगे तो फॉर्मवर्क खुद ही इवेपोरेट नहीं होने देगा मटेरियल को, तो वाटर को उसमें से, कंक्रीट में से। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्स प्रोपोर्शनिंग। व्हाट मिक्स प्रोपोर्शनिंग क्या होता है? कंक्रीट में हमें पता है कंक्रीट इज मेड अप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर एंड सम एडमिक्सचर्स इफ रिक्वायर्ड। तो बट कितनी क्वांटिटी में कौन सा एग्रीगेट कितनी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, सीमेंट कितनी क्वांटिटी में ऐड करेंगे, वाटर कितना ऐड होगा, इसको, और जिससे कि हमें डिजायर्ड स्ट्रेंथ मिल जाए। तो ऐसे में कंक्रीट, तो ये डिसाइड करना कि कितनी स्ट्रेंथ के लिए हमें कितना एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर ऐड करना है, तो इसको कहते हैं मिक्स प्रोपोर्शनिंग। अब मिक्स प्रोपोर्शनिंग दो तरह की होती है, एक तो होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स ये है कि कुछ M15 M20 के लिए कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंपोजिशन कोड में गिवन है, IS कोड में। टेबल 9 ऑफ IS कोड जो है उसमें ये दे रखा है कि डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए M10 M15 M20 तक होता है, उसके लिए हम कितना कितना उसमें एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर ऐड करेंगे। लेकिन जब हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट बनाना हो, उससे ज़्यादा M25
या उससे ज़्यादा ग्रेड का कंक्रीट बनाना हो, तो हम नॉमिनल मिक्स नहीं यूज कर सकते, देन वी हैव टू गो फॉर डिजाइन मिक्स। अब डिजाइन मिक्स क्या होता है? डिजाइन मिक्स कंक्रीट, डिजाइन फ्रेश कंक्रीट का वो प्रोपोर्शन जो हम किसी फार्मूले से या के अपने एनालिसिस के थ्रू या किसी एक्सपर्टीज से और पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू कोडल प्रोविजंस को यूज करते हुए ये हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना कितना कंक्रीट में कितना कितनी क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर एग्रीगेट ऐड किया जाएगा, तो इसको कहते हैं हम डिजाइन मिक्स। जो ऐसे तो मिक्स डिजाइन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स which would produce concrete possessing specified properties of both fresh and hardened state of concrete। इसको डिटरमिन करना कि कितने क्वांटिटी में कौन सा एग्रीगेट इंग्रेडिएंट यूज होगा, इसको कहा जाता है मिक्स डिजाइन, इस प्रोपोर्शनिंग। अब मेथड कौन कौन से होते हैं इसके? मिक्स डिजाइन के बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं बुक्स में। एक आर्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स नोट डाउन कर रखे हैं। हम बेसिकली इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन, इंडियन स्टैंडर्ड मेथड यूज करते हैं, आईएस कोड मेथड कहते हैं। ये कौन कौन से वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे जब डिजाइन मिक्स कर रहे होंगे? वाटर सीमेंट रेशियो होगा, सीमेंट कंटेंट और सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट, इंकंसिस्टेंसी। इन ये सारे वेरिएबल्स होंगे जिन्हें हम जो पैरामीटर्स हमारे पास रहेंगे, जिनको हम चेंज कर करके कोई पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे अचीव करेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे मीन स्ट्रेंथ क्या होती है? मीन स्ट्रेंथ होती है अगर बहुत सारे क्यूब टेस्ट करते हैं, उनका जो मीन स्ट्रेंथ जो आएगी उसको कहेंगे मीन स्ट्रेंथ। यहाँ लिखा है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसका वेरिएंस कैलकुलेट करने का मेथड दिया है, वेरिएंस दिस इज द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्व डेटा फ्रॉम द मीन स्ट्रेंथ। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला दिया हुआ है, अंडर रूट वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। Coefficient of variability, it is a non-dimensional measure of expressing the variation obtained by dividing the standard deviation by the arithmetic mean। अरिथमेटिक स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर मीन से डिवाइड कर देंगे इनटू 100, तो दिस विल बी नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी। नाउ here are the steps involved in IS code recommendation for mixed design are। तो सबसे पहले जो स्टेप है वो है डिटरमिन द मीन टारगेट स्ट्रेंथ फ्रॉम द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे M25 कंक्रीट बनाना है तो FCK विल बी M25। तो मीन टारगेट स्ट्रेंथ क्या होगी? मीन टारगेट स्ट्रेंथ विल बी FCK प्लस 1.65 सिग्मा। और यहाँ सिग्मा क्या होगा? सिग्मा, दिस सिग्मा इज गिवन इन टेबल 8 ऑफ द कोड। आईएस कोड में टेबल 8 है, वहां पर सिग्मा गिवन है, वहां से सिग्मा की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। Second step, determine the water cement ratio based on 28 day strength of cement using appropriate charts। कुछ चार्ट्स भी गिवन है इसके लिए, और this ratio should not exceed the limits specified in table 5 of code। आईएस कोड में टेबल 5 में कुछ वैल्यूज गिवन है, उनसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो की। वो भी देख लेंगे, सॉल्व भी करेंगे प्रॉब्लम। वाटर सेकंड स्टेप हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो हमने चार्ट से देख लिया या फिर गिवन होगा। तो डिटरमिन द वाटर कंटेंट VW। अब वाटर सीमेंट रेशियो आ गया तो वाटर कंटेंट निकालेंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर बेस्ड ऑन वर्केबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, and select the ratio of fine aggregates to coarse aggregate by mass based on type and grading of aggregates। देखो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हमें शेट्टी में एक टेबल दे रखा है, दिस टेबल मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट के। अगर नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो हमारे उसमें है एग्रीगेट कंक्रीट में वो कितना है, उसके करेस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना लेना है, ठीक है। तो दिस इज गिवन इन दिस टेबल, यहाँ से ले सकते हैं वैल्यूज, ठीक है।
ना वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया, वाटर कंटेंट हमारे पास आ गया VW। तो ना जनरली वैल्यूज भी यदि VW हम ले सकते हैं 180 से 200 के बीच में रहती है। नेक्स्ट वाटर कंटेंट आ गया, तो अब सीमेंट कंटेंट निकालना है। अब हमें वाटर सीमेंट रेशियो तो पता ही था, वाटर सीमेंट रेशियो में पता है, इसमें से हमारे पास वाटर कंटेंट आ गया तो सीमेंट कंटेंट निकल जाएगा। कैलकुलेट द सीमेंट कंटेंट MC, सीमेंट कंटेंट को हम MC बोल देते हैं, मास मास ऑफ सीमेंट बाय डिवाइडिंग द वाटर कंटेंट बाय वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो सपोज 0.5 आ रहा है, तो वाटर कंटेंट आ गया, तो वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय 0.5, दिस विल गिव सीमेंट कंटेंट। अब इसको ये देख लेंगे, सीमेंट कंटेंट शुड नॉट बी लेस देन दैट स्पेसिफाइड इन कोड में टेबल्स गिवन है, टेबल 4 और 5 उसमें गिवन है जो मिनिमम वैल्यूज है, उससे कम नहीं होना चाहिए सीमेंट कंटेंट। ऑल्सो कैलकुलेट द मासेस ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट वॉल्यूम प्रिंसिपल। क्योंकि देखो टोटल वॉल्यूम जो है कंक्रीट की वो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब के लिए डिजाइन करते हैं जितना भी रिक्वायरमेंट, तो टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो ये हो गया मास ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो दिस गिव्स, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, फाइन मास ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, यानी वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, जो वॉइड्स हैं इसमें, इसकी टोटल वॉल्यूम 1 होनी चाहिए, मतलब 1 मीटर क्यूब या जितने भी डिजाइन करें तो 1 मीटर क्यूब डिजाइन करते हैं, उसके बाद उस हिसाब से मिक्स करते हैं। And determine the weight of ingredients per batch based on the capacity of concrete mixture. इंग्रेडिएंट, इसके बाद लास्ट स्टेप में इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट का कितना वेट होना चाहिए ये डिटरमिन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन के बेस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन अ कंक्रीट मिक्स फॉर M45 ग्रेड कंक्रीट विद द फॉलोइंग डेटा। राइट से DVM type of cement, maximum size of aggregate, exposure condition, severe workability is given, minimum cement content, maximum water cement ratio, method of placing, degree of supervision, good type of aggregate, specific gravity given, coarse aggregate, fine aggregate। सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालिए। M45 के लिए टारगेट मीन स्ट्रेंथ होती है FCK प्लस 1.65 सिग्मा, FCK गिवन 45 1.65। अब टेबल से हमने IS कोड में टेबल से देखी, सिग्मा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 5, तो FCM हो गया टारगेट मीन स्ट्रेंथ 53.25। नाउ वाटर सीमेंट रेशियो हमने टेबल से देखा 0.45, ये गिवन भी, अभी क्वेश्चन में गिवन भी था। तो वाटर कंटेंट कैलकुलेट करेंगे, वाटर कंटेंट के लिए टेबल गिवन है कि अगर मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट, अगर नॉमिनल मैक्सिमम साइज हमें एग्रीगेट्स का पता है, तो इस वाले केस में हमें पता है मैक्सिमम वाटर कंटेंट विल बी 186 फॉर 20, जो वैल्यू गिवन है 20 mm मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स अगर है, तो यहाँ पर एक चीज और करनी होती है, 3% इंक्रीज फॉर एवरी 25 mm स्लम्प ओवर एंड अबव 50 mm स्लम्प। अगर हमें स्लम्प की वैल्यू अगर 50 mm से ज्यादा है, तो हर 25 mm के लिए हमें 3% इंक्रीज करना पड़ेगा वाटर कंटेंट। या स्लम्प की वैल्यू 125 दी हुई है, तो 125 50 mm से कितना ज्यादा है 75, तो यानी उसे हर 50 mm स्लम्प 25 mm के लिए 3% इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी टोटल 9% इंक्रीज करना पड़ेगा हमें वाटर कंटेंट। तो 186 प्लस 9% ऑफ 186, तो हो जाएगा 203 लीटर्स ऑफ वाटर। सो अगर हम प्लास्टिसाइजर कुछ यूज कर रहे हैं, 25% प्लास्टिसाइजर की एफिशिएंसी है, तो इतना वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, यानी
तो actual water content will be 203 into 0.75. So actual water content will be 152 liters per meter cube of concrete. तो यहाँ से देखें सीमेंट कंटेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमने कैलकुलेशन जो करी सीमेंट कंटेंट की वो एक्चुअल वाटर कंटेंट से की है, जब हमने जहाँ हमने रिड्यूस नहीं किया स्लम्प के लिए। अगर स्लम्प के लिए रिड्यूस करेंगे तो वैल्यू दूसरी रख लेंगे वाटर कंटेंट की, जो यहाँ ऊपर गिवन है 152 लीटर। तो कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 है, वाटर यूज इज 186 लीटर। तो सीमेंट कंटेंट कम्स आउट टू बी C comes out to be 186 upon 0.45, 413.3 kg per meter cube। अब यहाँ इसे हम टेबल 5 से चेक कर लेंगे कि टेबल 5 में जो वैल्यूज गिवन है मिनिमम वाटर सीमेंट कंटेंट की 320 kg पर मीटर क्यूब है, तो उससे ज्यादा है 403, तो हम इसलिए 403 ओके इतने अडॉप्ट कर लेंगे। इससे कम होता है तो 320 अडॉप्ट करना पड़ता। कैलकुलेशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। यहाँ एक टेबल में गिवन है, एक ई बुक में एम शेट्टी में टेबल है, इससे हम वाटर सीमेंट रेशियो, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट का कंटेंट निकाल सकते हैं। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट्स 20 mm है, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ ये गिवन होता है जोन, कौन से जोन में हमारा वो लाई कर रहा है फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ इससे हमने निकाला कि जोन 2 गिवन रहता है, जोन 2 एग्रीगेट्स हैं तो 0.62, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हो गया 0.62 यानी 62%, तो फाइन एग्रीगेट कितना हो गया 38%। नाउ कैलकुलेशन ऑफ मिक्स प्रोपोर्शंस की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है कंक्रीट की, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 1 मीटर क्यूब के लिए कितनी ये हो जाएगी 413 मास ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो इसकी वॉल्यूम कितनी आ गई 0.131। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ वाटर आ गया 0.186, वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल्स एक्सेप्ट एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स को छोड़ के बाकी मटेरियल्स की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.317। नाउ एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट्स आ गई, वेट नाउ द वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वेट ऑफ कोर्स एग्रीगेट आ गया 0.683 इंटू 0.62 इंटू 2.8 इंटू 1000। एब्सोल्यूट वॉल्यूम आ गई, ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम है टोटल एग्रीगेट्स की, इंटू परसेंटेज 62% है कोर्स एग्रीगेट, और ये डेंसिटी है, दिस इज द डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000, तो 1185.6 kg पर मीटर क्यूब। इसी तरह वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट्स आ जाएगा 700 से, सेम मेथड से, अगर 62% है कोर्स एग्रीगेट 38% होगा फाइन एग्रीगेट टोटल। तो ये हमने ट्रायल 1 के लिए मिक्स प्रोपोर्शंस हमारे पास आ जाते हैं। और इसमें डेंसिटी ऑफ सबको ऐड कर दिया, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट आ गई। करना ये होता है कि जब हम पास कोई ट्रायल बना गया तो फिर इसकी क्यूब्स बनाकर टेस्ट करते हैं, क्यूब बनाकर टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं मीन स्ट्रेंथ कितनी आ रही है। ये दिस इज द मेथड ऑफ मिक्स प्रोपोर्शनिंग, जो भी मिक्स प्रोपोर्शन का आता है ट्रायल 1, अगर सही आती है तो उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं, अदरवाइज फिर करेक्शन करते हैं, वाटर कंटेंट कम करते हैं, साइट के कुछ करेक्शन अप्लाई करने होते हैं। अब यहाँ गिवन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 1%, अगर वाटर कंटेंट ऑब्जॉर्व कर रहे हैं फाइन एग्रीगेट 1%, एयर कोर्स एग्रीगेट 0.5%, तो 700 जो वाटर ऐड हुआ जो टोटल फाइन एग्रीगेट से 700 यहाँ पर कैलकुलेट किया 700 kg पर मीटर क्यूब, तो 700 इंटू 1%, इसी तरह 0.5%, तो उससे हमने दिखा कितना टोटल एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है एग्रीगेट्स में, तो उसको टोटल वाटर कंटेंट में ऐड कर लिया जाएगा जो एब्जॉर्ब करें, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब, वो वाला वाटर तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। तो अब इसी जब हमने वाटर कंटेंट चेंज हो गया तो सारे मिक्स प्रोपोर्शन फिर से चेंज हो जाएंगे। ये देखिए सीमेंट वाटर फाइनल दोबारा से कैलकुलेशन करेंगे प्रोपोर्शंस की। अब ट्रायल मिक्सेस क्या, in the laboratory carry out trial mix number 1, observe workability, bleeding, segregation characteristics and cohesiveness of concrete. If the measured value of workability is different from the stipulated value, the water and or admixture content may be adjusted suitably. हमने सबसे पहले ट्रायल मिक्स 1 बनाया 0.45 वाटर कंटेंट लेके, अगर वहां पर फिर देखते हैं अगर हमें ये सही मिल रहा है, ये वर्केबिलिटी 125 mm चाहिए थी, अगर मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो
अगर नहीं मिल पा रही है, कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं आ रही है, तो दोबारा मिक्स ट्रायल मिक्स चेंज करेंगे, थोड़ा सा वाटर कंटेंट को चेंज करके। अगर एड मिक्सर, in addition, two more trial mixes number 3 and 4 shall be made with water content same as the trial mix number 2 and varying the water content water cement ratio plus minus 10%। वाटर कंटेंट को चेंज करके वाटर सीमेंट रेशियो को हम फिर से ट्रायल मिक्स बनाते हैं और देखते हैं किससे हमें डिजायर्ड डिस्टेंस मिल रही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट mix proportioning. Now let us see what is the next topic, that is admixtures। एडमिक्सचर्स हम जानते हैं क्या होता है। एडमिक्सचर्स कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कंक्रीट में ऐड किए जाते हैं ताकि उसमें हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज मिल जाएं। जैसे कभी हमें कंक्रीट को जल्दी सेटिंग जल्दी करानी है सीमेंट की, तो उसमें रैपिड कुछ एडमिक्सचर ऐड कर देंगे, वाटर ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, या फिर हम वर्केबल बनाना है कंक्रीट को लेकिन वाटर ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, तो इनको कहते हैं एडमिक्सचर्स। तो suitable materials added to concrete mix to modify one or more properties of concrete is in plastic or hardened state। कोई भी concrete की property अगर change करने के लिए, modify करने के लिए कुछ additional materials मिलाए जाते हैं, उनको कहते हैं admixtures। Use of admixtures to increase the rate of strength development at early stages। इसमें के लिए जो इसके लिए ताकि जल्दी स्ट्रेंथ अगर हमें चाहिए हो, to retard the initial setting time while pumping concrete over long distance। कभी ऐसा होता है कि अगर हमें रेडी मिक्स कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, रास्ते में हमें पता है टाइम लगेगा ज़्यादा, 10 किलोमीटर दूर कंक्रीट जाना है, तो उसमें हम कुछ ऐसे मटेरियल यूज कर लेते हैं ताकि इनिशियल सेटिंग टाइम कंक्रीट सीमेंट का जो है वो कम हो जाए, स्लो हो जाए। तो इसको ऐसे भी एडमिक्सर्स यूज करते हैं। टू इंक्रीज वर्केबिलिटी विदाउट चेंजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी ऐड कर देते हैं इंक्रीज करने के लिए, वाटर कंटेंट नहीं बढ़ा सकते जहाँ पर। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ, कुछ एडमिक्सचर ऐड करते हैं। टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जहाँ पर वो जो हिली एरियाज हैं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहाँ पर कुछ एडमिक्सचर्स यूज किए जाते हैं। टू डिक्रीज हीट इवोल्यूशन, वाटर जब मास कॉन्क्रीटिंग होती है उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा निकलती है, उसको रिड्यूस करने के लिए। टू इंक्रीज वाटर टाइटनेस, टू डिक्रीज कैपिलरी फ्लो ऑफ वाटर, टू डिक्रीज रेट ऑफ ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन, सबके अलग अलग एडमिक्सचर्स यूज करते हैं। तो admixtures can be of two type, mineral admixtures and chemical admixtures। मिनरल एडमिक्सचर कौन कौन से उसके हैं? फ्लाई ऐश, उसके सिलिका फ्यूम, ग्राउंड ग्रैन्युलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ब्लास्ट फर्नेस में स्लैग निकलता है, उसको ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं। राइस हस्क ऐश, ये मिनरल एडमिक्सचर कहलाते हैं। केमिकल एडमिक्सचर्स भी होते हैं, इसमें एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर्स होते हैं, रिटार्डिंग एडमिक्सचर्स, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सचर, सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर। एक्सीलरेटिंग एडमिक्सचर जो रेट ऑफ सेटिंग को बढ़ा देते हैं। रिटार्डिंग एडमिक्सचर रेट ऑफ सेटिंग टाइम को कम कर देते हैं। वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स वाटर कंटेंट कम कर देते हैं। एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर्स जो फ्रीजिंग और थॉइंग जो प्रोसेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। सुपर प्लास्टिसाइजर्स वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए जो एडमिक्सचर्स यूज होते हैं। so these are the uses of admixtures। ठीक है, so further now from the next class we will begin with the next unit, hardened concrete। Thank you for today।